कुछ फिल्में हमें एंटरटेन करती हैं तो कुछ हमें जरूरी लाइफ लेसन सिखाती हैं, लेकिन ऐसी बहुत कम फिल्में होती हैं जो हमारे दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं। और ऐसी ही एक कमाल की मूवी को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नाम है विवारियम। विवारियम मूवी की शुरुआत में एक क्यूको बर्ड की लाइफ साइकिल को दिखाया जाता है, जो अपना अंडा किसी और के घोंसले में दे देती है। और जब उस एग के हैच होने के बाद बेबी बर्ड थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो वो उस घोंसले वाली चिड़िया के बच्चे या उसके अंडे को गिरा देती है, ताकि मदर बर्ड सिर्फ उस पर ही ध्यान दे सके। मूवी में भी इसी से सिमिलर कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, लेकिन बर्ड्स नहीं, हम इंसानों के जीवन में। ये कहानी एक कपल टॉम और गैमा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें गैमा एक टीचर है, वहीं पे टॉम एक गार्डनर है। ये दोनों साथ में मिलकर एक घर खरीदना चाहते हैं और इस काम के लिए वो एक रियल एस्टेट एजेंट मार्टिन से मिलते हैं, जो उन्हें यॉन्डर नाम की एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बताता है जो टॉम को बहुत ही अजीब लगती है। इसीलिए वो जाने से इनकार करने लगता है, लेकिन मार्टिन के इंसिस्ट करने के बाद आखिरकार वो दोनों मान जाते हैं और अपनी कार से कॉलोनी की तरफ चल देते हैं। वहां हाउस नंबर 9 में मार्टिन उन्हें लेकर जाता है, जो फुल्ली फर्निश्ड होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि वहां खाने की चीजें भी मौजूद होती हैं, लेकिन पूरी सोसाइटी में ना तो कोई इंसान मौजूद होता है और ना ही कोई परिंदा। हाउस टूर के दौरान इन्हें एहसास होता है कि मार्टिन अचानक से गायब हो गया है और बाहर उसकी कार भी मौजूद नहीं है। इसे देख के ये दोनों वहां से बाहर निकलने का इरादा करते हैं और अपनी कार में बैठकर चले जाते हैं, लेकिन पूरी कॉलोनी में एक ही तरह का घर देख के वो कंफ्यूज हो जाते हैं और घूम फिर के हाउस नंबर 9 के सामने ही पहुंच जाते हैं। अब बार बार वो वहां से निकलने की कोशिश करते, लेकिन उन्हें एग्जिट का रास्ता ही नहीं दिखता, बल्कि वो हर बार हाउस नंबर 9 के सामने ही खुद को पाते हैं। आखिरकार इनके कार का फ्यूल भी खत्म हो जाता है और साथ ही रात भी हो चुकी होती है। और हैरानी की बात यह होती है कि इनके मोबाइल में सिग्नल भी नहीं होता है। इसीलिए ये दोनों सुबह तक घर में ठहरने का प्लान बनाते हैं और अंदर जाकर फ्रिज से स्ट्रॉबेरी निकाल के खाते हैं, जिसमें कोई भी स्वाद ही नहीं होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टॉम अपनी कार से एक सीढ़ी निकाल कर लाता है और घर की छत से जो नजारा देखता है वो उसके होश उड़ा देता है। उसे बहुत दूर तक एक जैसे ही घर नजर आते हैं, जिसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं होता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज होती है आसमान में मौजूद बादल, जो एक ही शेप में बने होते हैं और बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगते हैं। बाद में ये दोनों सूरज को फॉलो करके वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन चलते चलते फिर से रात हो जाती है और वो इस कॉलोनी से बाहर ही नहीं निकल पाते। तभी उनकी नजर एक घर पर पड़ती है जहां से रोशनी आ रही होती है। इसे देखकर उनको काफी खुशी होती है और वो जल्दी से घर के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी फौरन ही दुख में बदल जाती है जब वो देखते हैं कि ये वही हाउस नंबर 9 है जिससे वो पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान उन्हें घर के सामने एक बॉक्स पड़ा मिलता है, जिसमें खाने का सामान भरा हुआ होता है। अब इसे देखकर दोनों को गुस्सा आ जाता है और गैमा पागलों की तरह कॉलोनी में चिल्लाने लगती है कि इसे कौन रख कर गया है, वो जल्दी से सामने आ जाए। काफी देर तक चिल्लाने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो टॉम उस सामान को उठाता है और घर के अंदर रख के हाउस नंबर 9 को आग लगा देता है, जिसके बाद वो दोनों बाहर सड़क के किनारे ही सो जाते हैं। अगली सुबह उनकी नींद खुलती है तो वो हाउस नंबर 9 को बिल्कुल नए जैसा देख के हैरान रह जाते हैं। साथ ही वो अपने करीब एक और बॉक्स पाते हैं, जिसको ओपन करने पर उन्हें एक न्यू बॉर्न बेबी मिलता है, जिस पर लिखा होता है राइज द चाइल्ड एंड बी रिलीज्ड, यानी कि इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करो और आजाद हो जाओ। अब सीन यहां से कट होकर सीधा 98 दिन आगे पहुंच जाता है, जिसमें वो बच्चा इतना बड़ा हो चुका होता है कि लगभग 3 महीने में ही 4 से 5 साल का नजर आता है। अब वो अजीब अजीब तरह की आवाजें निकालता है, हमेशा टॉम और गैमा पर नजर रखता है और टीवी पर अजीब तरह के पैटर्न को बहुत ही ध्यान से देखता रहता है, मानो कि वो कोई लैंग्वेज स्टडी कर रहा हो। अब टॉम और गैमा टीवी को बंद कर देते हैं तो वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। कुछ इसी तरह से वो तब भी चिल्लाता है जब उसे भूख लगी होती है या खाना सही प्रोपोर्शन में नहीं मिलता है। टॉम और गैमा हमेशा बचे हुए खाने को एक बॉक्स में डाल के उसे बाहर रख देते थे और उस जगह कोई फ्रेश फूड रख जाता था। अब एक बार टॉम ये डिसाइड करता है कि वो उस आदमी को पकड़ कर रहेगा जो इस बॉक्स को ले जाता है, इसलिए वो बाहर बैठकर सिगरेट पीते हुए इंतजार करने लगता है। लेकिन जब वो उस सिगरेट को जमीन पर फेंकता है तो अचानक से वहां की सारी घास गायब हो जाती है। अब ये देखकर टॉम को बहुत ही हैरानी होती है और वो वहां पर गड्ढा खोदने लगता है। वो गड्ढा खोदने के पीछे इतना पागल हो जाता है कि उसे खाने की कोई चिंता ही नहीं होती है। साथ ही वो जितनी गहराई में जाता है वहां से बहुत ही डरावनी आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं और इसीलिए अपनी खुदाई वो और भी तेज कर देता है और इस वजह से उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है। एक सुबह वो बच्चा वापस से चिल्लाना शुरू कर देता है, जिससे तंग आकर टॉम उसे कार में बंद कर देता है।
लेकिन ये चीज गैमा को पसंद नहीं आती और वो टॉम से कार की चाबी छीन के बच्चे को बाहर निकाल लाती है। अब यहां से गैमा और टॉम के बीच दूरियां आने लगती हैं, क्योंकि वो दिन भर जमीन खोदने में बिजी रहता है और साथ ही उसका चिड़चिड़ा रवैया भी गैमा को पसंद नहीं आता। ऐसे में वो बच्चे के साथ ज्यादा अटैच होने लगती है और एक दिन वो देखती है कि बच्चा घर से गायब है और बहुत ढूंढने के बाद वो घर के पीछे से आता हुआ नजर आता है। वो देखती है कि उसके हाथ में एक अजीब से पैटर्न वाली बुक है और साथ ही उस पर आदमियों की तस्वीरें भी बनी हुई हैं, जिनकी गर्दन अजीब तरह से सूजी हुई है। अब जब गैमा पूछती है कि ये बुक उसे किसने दी है तो वो बताने से इनकार कर देता है। इसके बाद वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बच्चे के साथ एक गेम खेलती है और उसे अलग अलग तरह की आवाजें निकालने के लिए कहती है। बच्चा टॉम, गैमा और कुत्ते की आवाज निकालता है, लेकिन जब गैमा उसे किसी और की आवाज निकालने के लिए कहती है तो वो बहुत ही भयानक एलियन जैसी आवाजें निकालने लगता है और उसकी गर्दन भी वैसी ही नजर आने लगती है जैसे कि बुक में मौजूद फोटो में थी। अब ये देख के गैमा डर जाती है। अब मूवी में कुछ समय बाद की कहानी दिखाई जाती है जब ये बच्चा बड़ा हो चुका है और गैमा इससे बहुत ज्यादा डरने लगती है। इसके बावजूद ये हर रोज उसका पीछा करती है और आखिर ये डेली आखिरकार जाता कहाँ है ये पता लगाती है। लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि कुछ देर बाद वो न जाने कहाँ गायब हो जाता है। टॉम अब भी गड्ढा खोद रहा होता है और अब उसे वहां पे प्लास्टिक बैग में मौजूद एक आदमी की लाश मिलती है। ये देखकर वो बहुत ही डर जाता है और बाहर आकर गैमा को पुकारता है और गैमा जब उसे घर के अंदर ले जाने की कोशिश करती है तो देखती है कि डोर लॉक है। ऐसे में वो उस लड़के से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन टॉम को घर के अंदर लाने की जगह वो उसकी तरफ एक प्लास्टिक बैग फेंक देता है। थोड़ी देर बाद टॉम की मौत हो जाती है और वो लड़का उसकी लाश को बैग में डाल के टॉम के खोदे हुए गड्ढे में ही फेंक देता है, जिसे देख गैमा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो लड़के पर हमला कर देती है। इस हमले से बचने के लिए वो अजीब सी आवाज निकालकर जानवरों की तरह जमीन पर दौड़ने लगता है और फुटपाथ को कपड़े की तरह उठाकर उसके अंदर चला जाता है। और ये देखकर गैमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और इससे पहले कि फुटपाथ बंद हो जाता वो जल्दी से अपना फावड़ा वहां फंसाकर खुद भी उसमें एंटर हो जाती है। अंदर उसे एक घर मिलता है जहां एक औरत रो रही होती है और एक बच्चा टीवी पर अजीब तरह के पैटर्न्स को देख रहा होता है। इसके अलावा वो बाथरूम में एक आदमी की लाश भी देखती है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि ये लोग भी उन्हीं की तरह इस कॉलोनी में फंसे हुए हैं, लेकिन किसी और टाइम डायमेंशन में, क्योंकि इस समय कॉलोनी में इनके अलावा और कोई भी नहीं रह रहा था। इसके बाद वो धीरे धीरे इस घर के अंदर धंसने लगती है और वापस से हाउस नंबर 9 में पहुंच जाती है। गैमा बहुत ही कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए वो लड़का उसे एक बैग में डाल देता है और जब वो उसे मां कहता है तो गैमा रिप्लाई करती है, शी इज नॉट हिज मदर। गैमा के मरने के बाद लड़का उसे भी गड्ढे में फेंक देता है और इसके बाद वो घर को पेंट करके वापस से नए जैसा बनाता है और गैमा की कार में फ्यूल डालकर मार्टिन के ऑफिस में पहुंचा देता है। वहां मार्टिन हमें बहुत ही बूढ़ा नजर आता है, जो अपना बैच लड़के को दे देता है। इसके बाद वो लड़का पुराने मार्टिन को एक प्लास्टिक बैग में पैक करके एक ड्रॉर में डाल देता है और उसकी जगह खुद बैठ जाता है। तभी उस ऑफिस में एक कपल की एंट्री होती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर हम बात करें कि टॉम और गैमा वहां कितने दिन रहे, तो वॉल पर उनके नोट किए गए नंबर्स के अकॉर्डिंग ये होता है लगभग 8 महीने। और अब इन 8 महीनों में एक न्यू बॉर्न बेबी यंग हो जाता है और मार्टिन बूढ़ा होकर मर जाता है। ऐसा इंसानों के साथ पॉसिबल नहीं है। साथ ही कॉलोनी में मौजूद बादल, ऑर्डरलेस एनवायरनमेंट, खाने का टेस्टलेस होना, ये सब वहां पर अननेचुरल वातावरण को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस कॉलोनी को ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी के लिए बनाया गया था। लेकिन यह स्टडी करता कौन था? जवाब है एलियंस। और इसी स्टडी को वो अपने बुक में नोट करते थे। और इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि उन्हें भी क्यूको बर्ड की तरह अपने बच्चों की देखभाल के लिए इंसानों की जरूरत थी, जिसके लिए वो उन्हें ट्रैप करके अपनी इस कॉलोनी में ले आते थे। और अब इस काम की जिम्मेदारी नए मार्टिन की थी। वैसे आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी हमारी आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।